Okay, welcome back, dear. Today we'll start with the topic electric field intensity. Electric field intensity at a point on the axial line of a uniformly charged ring. We consider a uniformly charged ring of radius r. Uniformly what मतलब हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सेम है, that is uniformly charged ring. Let Q be the charge given on it. So linear charge density is Q by 2 pi r. This is constant throughout the circumference of the ring. We consider a point P at a distance r from center of ring, from the center of ring on axial line. Axial line वो होती है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर से पास हो. That is called axial line. First we'll find electric field intensity at point P due to small element, and then by integrating we'll find net electric field intensity. So we consider a small element at point, let this be O, small element dl. As charge density is same, let dq be the charge on the small element. So lambda can be written as lambda dq by dl. चार्ज डेंसिटी सेम है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ले लो या स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ सेम आएगा. सो dq इज lambda dl. सो फर्स्ट विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट. तो जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे तो इट विल रिपेल इट लाइक दिस de, मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्सियल लाइन. सो वैल्यू ऑफ de इज, आपको मालूम ही है कि dq बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है ओपी का? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो डी इज के डी क्यू और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. Now you can see we can resolve this dE into its component dE cos theta and dE sin theta. See, as it is clear from the picture, sin component will cancel out due to diametrically opposite elements. इसके अपोजिट में, इस एलिमेंट के अपोजिट में जो एलिमेंट होगा उसका भी तो फील्ड ऐसा ही बनेगा भाई dE. उसके भी दो कंपोनेंट dE cos theta और dE sin theta बनेंगे. अब चार्ज डेंसिटी सेम है तो उस एलिमेंट पे चार्ज भी dq ही होगा, डिस्टेंस भी सेम है तो डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड de का सेम होगा. सो साइन कंपोनेंट विल कैंसल आउट. नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी द सम ऑफ cos components only. So therefore E net will be written as, सम हम कैसे करते हैं भाई? इंटीग्रेशन से. तो cos कंपोनेंट्स का सम हम निकाल लेंगे सारा. d की वैल्यू आप रख देंगे के dq r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा. फिगर से अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा. cos थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ई नेट इज k dq r square plus r square into r over under root r square plus r square. So finally it will be written as k r constant, ये बाहर आ गए सारे, r square plus r square raised to power 3 by 2. ये r square plus r square अंडर रूट है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ये. dq को आप dl की टर्म में लिख सकते हैं कि यार r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3 by 2
लैम्डा dl। तो इसमें जो लैम्डा तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो dl का इंटीग्रेशन होगा तो ये 0 से 2 पाई आर आप लिमिट लगा देंगे, एक ही वेरिएबल इसमें रह जाता है dl। सो के आर लैम्डा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 3/2 0 से 2 पाई आर dl। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो इंटीग्रेशन आपके पास के आर लैम्डा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 dl dl का करेंगे तो l 0 से 2 पाई आर आपके पास आ जाएगा। दोबारा आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो के आर लैम्डा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 3/2 2 पाई आर माइनस 0, ये आपको आता ही है करना इंटीग्रेशन। लैम्डा की वैल्यू अगर हम लगते हैं तो के क्यू बाई 2 पाई आर आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 3/2 into 2 pi r cancel out with each other. So E net, this is final result, K Q R over R square plus R square 3/2. स्पेशल केस ये नेट रिजल्ट आ गया इसका K Q R over R square plus R square 3/2 at a distance R from the center of the ring on axial line। ये आपकी वैल्यू आएगी और आप देख सकते हैं इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी अलोंग द एक्सियल लाइन, और अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सेंटर आ जाएगी। और एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पे अगर हम आर को 0 ले लें तो ई नेट आपके पास 0 आ रहा है। नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0। Second case, if r is very large as compared to radius of the ring, that is if point of observation is at large distance from the center of the ring, then neglecting this radius of the ring r cube आपके पास ये रह जाएगा, r स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही भाई, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। आपको मालूम ही है किसकी वैल्यू है, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वेयर, पॉइंट चार्ज के कारण। दैट इज रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, दैट इज रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज इफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन is at a very large distance as compared to the size of the ring, size of the ring। तो जब आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाएं रेडियस ऑफ रिंग के कंपैरिजन में, उस टाइम पे रिंग पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रही है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कंपटीशन में पूछा जाता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। कितने डिस्टेंस पे ई मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फॉर ये आपने फॉर ई टू बी मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू आर, आपको पता ही है मैक्सिमा और मिनिमा की थ्योरम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 0 आना चाहिए। फॉर ई टू बी मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू आर डी वी डी आर शुड बी इक्वल टू 0। 11th में आपने ये किया हुआ है मैक्सिमा और मिनिमा की थ्योरम। तो विद रिस्पेक्ट टू आर हम उस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन हमने बहुत प्रैक्टिस आपकी फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैथमेटिकल टूल्स में 11th में आपको इसी चीज के लिए सिखाया था कि फिजिक्स जो है मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैलकुलस से ही होते हैं। तो के क्यू तो बाहर ले आए डी बाई डी आर टी डी आर ऑफ आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। मेरे को लगता है आप सबको ये
ये तो जीरो होगा नहीं, therefore dr phi r square plus r square 3/2। ये u by v कोसेंट फार्मूला, u by v के मेथड से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस फैक्ट को डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए r जो आ रहा है r/√2 आ जाएगा रिजल्ट। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता होगा। डिफरेंशिएशन हम 11th में सिखाते हैं फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैथमेटिकल टूल्स में। For E will be maximum at a distance r is equal to capital R/√2। E maximum आएगा, सेंटर पे जीरो आ रहा है, एक्सियल लाइन पे इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सियल लाइन आ रही है, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। तो ये इसके बारे में था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, we take phi as the symbol for flux। flux का मतलब है anything which flows, known as flux। this word we will use for magnetic flux as well as luminous flux, electric flux, anything which flows, field lines, this is called flux। so electric flux, how to define electric flux? These are the number of electric field lines, these are the number of electric field lines passing through an area, passing through an area held in a direction perpendicular to the field line। to the field lines। ये इसमें हम किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं उसको हम फ्लक्स बोल देते हैं। E इंटू ए से हम निकाल लेते हैं। अब इसमें एक वर्ड बोलना पड़ेगा मेरे को, एरिया वेक्टर। एरिया जनरली इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, we deliberately make this area as vector quantity by drawing normal on it, so we call it area vector। area vector, area vector is the perpendicular drawn pointing towards the reader। जैसे बोर्ड है तो इस पे एरिया वेक्टर डालना दिया, आपकी तरफ आएगा ऐसे, तो जो एरिया आपको फेस कर रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रीडर, ये एरिया वेक्टर ऐसे डालना है आपने। तो इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं है, एरिया वेक्टर क्या है, नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रीडर, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, E cos थीटा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not acting in the direction of area vector, therefore phi तब हम निकालेंगे E cos थीटा, जो कंपोनेंट फील्ड का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो इसका प्रोडक्ट लिया जाता है phi इज इक्वल टू EA cos थीटा। एरिया जनरली एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको एरिया वेक्टर लेते हैं, डेलिबरेटली बनाते हैं एरिया वेक्टर। तो यहाँ से आपको नजर आ गया, फाई को हम E डॉट ए लिख सकते हैं, और यहाँ से मालूम पड़ गया कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी,
इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है मीटर, तो वोल्ट मीटर। कई बार सीबीएसई में ऐसे आके वोल्ट मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, वोल्ट मीटर किसकी यूनिट है। तो यहां से जैसे आपने बताया क्वेश्चन फर्स्ट से हम फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स कैसे बोलेंगे, इफ थीटा 0 डिग्री therefore phi is EA cos 0, EA आ जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स। मींस अगर फील्ड लाइंस किसी एरिया से बाहर आ रही हैं, एरिया वेक्टर के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं। किसी पॉजिटिव चार्ज को एनक्लोज कर रखा है किसी स्फीयर में, तो जो उससे बाहर फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर के पैरेलल आएगा वो फील्ड लाइंस। फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये आपने यहां से देख लिया। इफ थीटा इज 180 डिग्री therefore phi is EA cos 180, cos 180 -1 होता है तो माइनस EA। नेगेटिव फ्लक्स यानी कि किसी एरिया वेक्टर में, एरिया में फील्ड लाइन एंटर कर रही है, अंदर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग थ्रू एन एरिया, इट इज सेड टू बी नेगेटिव फ्लक्स। यानी कि किसी स्फीयर में आपने नेगेटिव चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव फ्लक्स कहलाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। थर्ड है इफ थीटा 90 डिग्री, यानी कि फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर में 90 का एंगल बन रहा है, तो फाई क्या आ रहा है, EA cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स क्या आया 0, मींस नो लाइन पास थ्रू दैट एरिया। ये एरिया वेक्टर के पैरेलल, एरिया के पैरेलल निकल गई लाइन, इस एरिया से क्रॉस नहीं की, ना अंदर गई ना बाहर आई, इसके पैरेलल निकल गई, तो इट इज सेड टू बी 0 फ्लक्स। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था। ये अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया सिमेट्रिकल है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं फाई इक्वल टू ए और ए कॉस थीटा। इन केस एरिया इज अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है एरिया जिसमें से फील्ड लाइन बाहर आ रही हैं, या फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं ds, पहले हम स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं ds, उसका स्मॉल फ्लक्स लेते हैं d फाई, E डॉट ds करके निकालते हैं, और फिर बाय इंटीग्रेटिंग वी फाइंड टोटल फ्लक्स E डॉट ds। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या एरिया सिमेट्रिकल नहीं है, तो पहले हम स्मॉल फ्लक्स लेते हैं और फिर बाय इंटीग्रेटिंग, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बाय इंटीग्रेटिंग वी फाइंड नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट एरिया। तो ये भी फ्लक्स के लिए ही है और ये भी फ्लक्स के लिए है। ये फील्ड यूनिफॉर्म हो और एरिया सिमेट्रिकल हो तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं, अदरवाइज हम पहले स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं डी फाई, फिर इंटीग्रेट करके हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए, कैसे आएंगे, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, an electric field is acting along x-axis 10 I cap volt per meter, acting along x-axis. Find electric flux through a square of side 10 centimeter lying in YZ plane. An electric field of 10 I cap volt per meter is acting along x-axis. I cap बोल दिया तो x-axis अपने आप ही हो गया। You have to find electric flux passing through an area
or square passing through a square of side 10 centimeter lying in YZ plane. जो YZ प्लेन में लाई करेगी एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसके लिए आप फ्लक्स निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा E A cos 0। E कितना दे रखा है 10, ए एरिया निकालेंगे 10⁻⁻1 का हम स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर साइड 10 सेंटीमीटर है ना, 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो फाई आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10⁻², 10⁻⁻1 वोल्ट मीटर, ये फ्लक्स आ जाएगा आपके पास। इफ दिस स्क्वायर इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, ये इसका एरिया वेक्टर हुआ ऐसे, ये है YZ प्लेन में। इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, तो ये भी जो एरिया वेक्टर भी तो x के साथ 30 बनाएगा। तो अगर ये स्क्वायर को आपने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया तो अब फ्लक्स निकालो, तो एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री ही बनाएगा उसके साथ। अगर स्क्वायर जो है 30 डिग्री से रोटेट होगा तो एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री से ही रोटेट होगा। तो पहले एरिया वेक्टर 0 एंगल बना था, 30 डिग्री बनाएगा सेकंड केस में। सो फाई इज EA cos 30 आ जाएगा। बाकी आप वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करो, cos 30 आपको आता ही। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर लाइंग इन XZ प्लेन। अगर XZ प्लेन में लाई कर रहा है, उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा इस 10 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर अगर XZ प्लेन में पास हो लाई कर रहा है, तो आप देखोगे ये इसका एरिया वेक्टर y में आएगा और ये 90 का एंगल बनाएगा। तो तीसरे केस में फ्लक्स क्या आ जाएगा, EA cos 90, नो फ्लक्स पास थ्रू दिस स्क्वायर लाइंग इन XZ प्लेन। ऐसी YX प्लेन में कोई स्क्वायर होता तो उसमें से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल फ्लक्स पे आएंगे। अब हम गॉस थ्योरम, गॉस साइंटिस्ट का नाम है, गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले एक वर्ड पढ़ते हैं, गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस। इट इज एन इमेजिनरी closed surface of any size and symmetry on which we find value of electric field intensity। ये गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस हम लेते हैं जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं मैथमेटिकली। इट कैन बी ऑफ एनी साइज एंड सिमेट्री, जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, चार्ज एलिमेंट, उसके हिसाब से हम गॉसियन सरफेस लेंगे। क्लोज सरफेस हम जनरली ये लेंगे। तो गॉस थ्योरम जो है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस पे लगता है। तो इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ एनी साइज एंड सिमेट्री on which we find value of electric field intensity। उस सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो गॉस लॉ हम कैसे पढ़ेंगे, गॉस लॉ it states as net electric flux coming out of a closed surface is 1/epsilon naught times charge enclosed by closed surface।
किसी सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ये उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, 1/ε टाइम्स होगा। यानी कि ये थ्योरम जो है ये सरफेस इंटीग्रल देता है, गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, E डॉट डी एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सरफेस इंटीग्रल भी बोल सकते हैं ना भाई, E डॉट डी एस Q/ε0। फाई को हम इस तरीके से रिजल्ट लिख सकते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नाम दे सकते हैं इसको, E डॉट डी एस Q/ε0। यानी कि अगर हम फ्लक्स दे रखा हो तो चार्ज निकाल सकते हैं गॉस लॉ से, और अगर चार्ज दे रखा हो तो फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ही कर चुके हैं हम, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव फ्लक्स। गॉस लॉ का प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। कंसीडर चार्ज Q enclosed in a sphere of radius r. इस पे आप we consider small element ds on the surface of this sphere। तो प्लस Q चार्ज हमने ले रखा है, तो you can see इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे अवे जाएंगी इससे, तो E and ds are lying in the same direction। ये P पॉइंट पे आपने जब ये सरफेस पे लिया कोई स्मॉल एलिमेंट ds, तो एट ए डिस्टेंस r q से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो आपको मालूम ही क्या होगी, Q/4πε0 r²। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेरिएबल है, चारों तरफ डायरेक्शन है इसकी, तो हम स्मॉल एलिमेंट पहले ds लेते हैं, इसमें से स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं, स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट ds, so E dot ds। Small flux E ds are acting in the same direction, E ds cos 0। Now integrating both sides, phi E ds। E की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, Q/4πε0 r²। और एक स्फीयर का जब आप सरफेस एरिया लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ds मिला के, तो वो आपके पास आ जाएगा 4πr²। सो देयरफॉर phi is Q/ε0। So advantage of this Gauss law is, if we know the value of Q ε0, तो आपको पता ही है वैल्यू कितने सारे न्यूमेरिकल कूलम लॉ में किए, तो वी कैन फाइंड फ्लक्स। और अगर आपको फ्लक्स दे रखा है तो वी कैन फाइंड चार्ज। ये हमारा एडवांटेज है गॉस लॉ का। एंड व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस रिजल्ट, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज and nature of surrounding medium। It is independent of the shape, size of the closed surface। कहीं पे भी ये शेप और साइज का शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज enclosed and the nature of the surrounding medium ε0। Flux coming out the surface is independent of the shape, symmetry and size। मतलब अगर आप Q चार्ज एक स्फीयर के अंदर लें, Q चार्ज एक सिलेंडर के अंदर लें, या Q चार्ज एक क्यूब के अंदर लें, तो जो नेट फ्लक्स आ रहा है बाहर, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ओनली। इसमें से भी Q/ε0 ही आएगा भाई, इसमें से भी Q/ε0 ही आएगा, और इसमें से भी Q/ε0 ही आएगा, बिकॉज फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज ऑफ द क्लोज सरफेस।
साइज की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा भी दूं तो भी फ्लक्स वही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया, Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, इसका रेडियस डबल कर दिया तो इनका फ्लक्स कंपेयर करो या रेशो निकालो 1:1। जो फ्लक्स अंदर वाले से आ रहा है वही बाहर वाले से भी आ रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम की, वो नेक्स्ट उसमें करते हैं। आज के लिए इतना ही होता है।